अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम 6.17 लेक्चर में एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी हमेशा की तरह बताई जाएगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 6 का सेकंड पोर्शन एक्सरसाइज का करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर दफ़ा यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है तो पहले चैप्टर को थोरोली पढ़ना है, क्योंकि एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस को दोबारा रेपिटेशन के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता जो ऑलरेडी हमने कंटेंट चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। सो जस्ट हम उसको रिव्यू करते हैं, और ताकि आपको वो आइडिया हो सके कि ये कौन सा मटेरियल इसके साथ सिंक करना है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस शेल अफेक्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, उनमें बाइंडिंग एनर्जी है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म है, मेल्टिंग पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था। सो ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के साथ ही है। सो आपने बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी उसी तरह तैयार करना है जिन प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज में जिक्र है, और जिनका नहीं भी जिक्र उनको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात अब अच्छी तरह जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी से क्या मुराद है। बाइंडिंग एनर्जी स्टूडेंट्स वो ताकत है जो इस चीज़ की जिम्मेदार है कि दो मेटल के एटम्स को किस तरह से बांध के रखना है, या दो की बजाय हम ज़्यादा बेटर वर्ड है ये यूज़ करेंगे कि पूरी क्रिस्टल लैटिक्स में केटाइंस को, मेटल्स के जो केटाइंस हैं उनको किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है, बांध के रखना है। हम इसी एनर्जी का नाम रखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब ये बात मैंने आपको लेक्चर में ज़बरदस्त तरीके से समझा दी थी, यही कंटेंट आपको पढ़ाया था। सो यही कंटेंट आपने पेपर में लिखना है, साथ में आप ग्राफ भी मेंशन करेंगे। ये ग्राफ में मैंने एक्सेप्शनल केस भी डिस्कस किया था, ये क्यों आता है और यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस क्यों नहीं आता, यानी टंगस्टन क्यों नीचे नहीं आता। सो ये आपके पास 3D सीरीज़ का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये जो आपके पास ग्राफ है ये 5D सीरीज़ का ग्राफ है, 5D का ये ग्राफ है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम बाइंडिंग एनर्जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी के साथ ही था। सेम ग्राफ उठा के नीचे बना दिए गए हैं, सेम ट्रेंड के साथ, बस उनको थोड़ा वाइड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी के साथ, बाइंडिंग एनर्जी के साथ। और जो बाइंडिंग एनर्जीज है उनका ताल्लुक आगे से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो ये भी आप सिमिलर वही कंटेंट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपने ऊपर तैयार करना है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, कोवलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। अब यहाँ पे मैंने कोवलेंट रेडियाई में कंट्रैक्शन पढ़ाई थी आपको, कंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कि जब आप मेन ग्रुप एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मूव करते हैं तो ये जो रैपिड डिक्रीमेंट है, इस रैपिड डिक्रीमेंट की क्या रीज़न है, वजह क्या है, ये मैंने आपको समझाया था। फिर इस रैपिड डिक्रीमेंट के बाद ये जो स्टडी एक ग्राफ है, ये स्टडी ग्राफ क्यों है, और लास्ट में ये एकदम से साइज़ जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी। तो ये आप रेलेवेंट लेक्चर में जाके इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। आइंस की ट्रेंड की बात की जाए तो ये रैंडम ट्रेंड था। क्यों रैंडम ट्रेंड था? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं, इस वजह से इनका रैंडम ट्रेंड है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म, जो कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक है। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका एक रेलेवेंट ग्राफ भी होगा पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म का, जो कि आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया गया था कि किस तरह से पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज़ करती है और किस तरह से डिक्रीज़ करती है, जो यहाँ मैंने नोट्स में तो शामिल नहीं किया हुआ। लेकिन आप पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल से आप पढ़ चुके हैं।
सो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक MnSO4, FeCl2, NiCl2। एंड डायमैग्नेटिक में क्या है? वीकली रिपेल्ड। अब ये क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्यों रिपेल होते हैं, ये डिटेल आपको सारी इस चैप्टर में अच्छे से समझा के आए हैं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म गिविंग एग्जांपल्स। अब जो बुक में टर्म्स हैं वो हैं लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम एंड चिलेट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लिगेंड्स, डोनर एटम या कोऑर्डिनेटिंग एटम। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, लाइक ये सेंट्रल मेटल एटम है आपके सामने, इसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, हम उन्हें लिगेंड्स बोलते हैं। सो एटम और आयन और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल which surround the central atom ions and donate electron pair to its are called ligand। यानी सेंट्रल मेटल एटम को जो डोनेट करेगा उसे लिगेंड बोलते हैं। अब स्टूडेंट जो लिगेंड है ना वो दो तरह का होता है, ये एनाइन माइनस वाला भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, जैसे अमोनिया न्यूट्रल है। अब ये लिविस बेसिस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मुराद क्या है? सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलोंग विद लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट ये पूरे का पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम भी दे सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद क्या है? ये अब अच्छा, फिर ये भी बात याद रखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक भी होता है, कैटाइनिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, इट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। ये सारी बातें आपके साथ लेक्चर में नोमेनक्लेचर जब पढ़ा रहे थे उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज जब ये पढ़ाई थी तो डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ आयन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि सेंट्रल एटम को जो लिगेंड्स पेयर डोनेट कर रहे हैं ना उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मसलन अगर ये 6 पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि ये एक लिगेंड एक टाइम पे एक पेयर डोनेट कर रहा है तो 6 हैं, तो 6 पेयर मिल रहे हैं इसको, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो अमोनिया का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे 4 है। 4 अमोनिया है तो ईच अमोनिया विल प्रोवाइड ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 4 अमोनिया 4 प्रोवाइड करेंगे तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस तरह स्टूडेंट सेंट्रल एटम से मुराद क्या है ये भी आप लोग जानते हैं। चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मुराद क्या है ये भी आप लोगों को मैंने डिटेल से बताया था। जी स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल आयन और एटम के बाद जो कि आपको बता चुके हैं, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्टूडेंट्स जो भी इस ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं लास्ट टर्म की तरफ, विचार चिलेट्स। चिलेट्स किन्हें बोलते हैं? स्टूडेंट्स चिलेट्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड का यूज़ करके समझा देता हूँ चिलेट्स से मुराद क्या है। वैसे आपकी बुक में इसकी एग्जांपल मौजूद है। स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम हाइडिंग बना दें चिलेट्स। जी अब ये चिलेट्स है क्या? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये सेंट्रल मेटल एटम है प्लाटिनम, और अगर आप इस प्लाटिनम की बात करते हैं तो इस प्लाटिनम के साथ यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 एल, कैपिटल एल लगा रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये कैपिटल एल का मतलब लिगेंड। अब यहाँ पे याद रखिए ये एक ऐसा लिगेंड है, हम इसको बेहतर है इस तरह से बनाते हैं लिगेंड। अब ये सारे का सारा जो कैपिटल है इसका मतलब लिगेंड है ये, और ये भी लिगेंड है। आप देख सकते हैं लिगेंड की तरफ से 2 एरोज आ रहे हैं, 2 एरोज। इसका मतलब है कि एक सिंगल लिगेंड जो है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसे लिगेंड्स जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं हम उन्हें बाईडेंटेट का नाम भी देते हैं। बाईडेंटेट, बाईडेंटेट लिगेंड्स। स्टूडेंट्स ये जो बाईडेंटेट लिगेंड्स हैं इनकी वजह से ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स होंगे, यानी कि ये क्लोज स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के डेवलप होने की वजह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं हम उन कॉम्प्लेक्स को चिलेट्स का नाम देते हैं।
तो आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चिलेट से समझ आ गया है। मैं इसकी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। व्हेन ऑल द डोनर एटम और पॉलीडेंटेट, जिसे हम बाइडेंटेट का नाम भी देते हैं, गेट कोऑर्डिनेटेड विद सेम मेटल एटम, यानी जितने भी इस तरह आसपास लिगेंड्स होंगे, यहाँ पे एक और भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, यहाँ पे और भी लिगेंड्स आ सकते हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। सो विद द सेम मेटल आयन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा विच कंटेन वन और मोर रिंग, जो कि एक या एक से ज़्यादा रिंग्स रखेगा, एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड चिलेट्स। इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। आई रियली होप कि आपको समझ आ गया है, और ये आम कॉम्प्लेक्सेस से ना थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रूल फॉर द नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड गिवन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है जो हमने, ये वही रूल्स हैं क्वेश्चन के अंदर जो पूछे गए हैं, जो हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़े थे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सो हमने इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे, केटाइंस आर नेम्ड बिफोर एनाइंस, द नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड एज नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। सो उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखती हैं। सो ये आपको रूल्स लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे, तो आपने इन्हीं तरतीब से इन्हीं 7 रूल्स को आपने इन्हीं पैटर्न पे एक्सप्लेन करना है, साथ में एग्जांपल्स में मेंशन करनी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉट आयरन एंड स्टील? एक्सप्लेन द बेस्पर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। जी, सबसे पहले तो हमें ना डिफरेंस देखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रॉट आयरन एंड स्टील। उसके बाद फिर हम अलग से जो प्रोसेस है, बेस्टमेंट प्रोसेस, उसको भी देखते हैं जो स्टील बनाने के लिए काम आता है। स्टूडेंट्स, जो रॉट आयरन एंड स्टील में फ़र्क बेसिकली यही था कि रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन है। इसके अंदर लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है, जो कि 0.3% से तकरीबन 0.3% इतनी होती है, और कुछ में तो इससे भी कम होती है। अब इम्प्योरिटी लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज जो है, इसमें इन तमाम की परसेंटेजेस मेंशन है। जबकि स्टील जो है ना, इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन, इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन। और इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, इसमें 0.25 से 2.5% तक कार्बन एंड ट्रेस अमाउंट के अंदर ना सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एंड मैंगनीज शामिल होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, हम उसको अब सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्पर प्रोसेस एक्सप्लेन करें। बेस्मर्स प्रोसेस, हम उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये रहा बेस्मर प्रोसेस, और इसको हम बेस्मर ऑपरेटस का नाम भी आपके सामने, ये पियर शेप ऑपरेटस होता है। कैसे वर्क करता है? काउंटर करंट ऑफ एयर, और हमारे पास जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब जो हमने इसमें कंटेंट ऐड किया था, जिसमें से हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना था, सो वो एयर और वो काउंटर मूव करते हैं। सो ये सारा मैकेनिज़्म आपको डिटेल से बताया था। अभी मैं यहाँ पे दोबारा से वो सारा टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये दोबारा समझना है तो आप रेलेवेंट टॉपिक में जाके समझ सकते हैं। तो इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ओर्स में से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बाद में उस आयरन के अंदर हम अपनी कंट्रोल्ड अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ ऐड करके उसको स्टील में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये जो बेस्मर प्रोसेस है, इसका मेन जो आइडिया था वो यही था कि हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम ओर्स, और बाद में उस आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उसका ए पार्ट है, तो ए पार्ट को डिस्कस करते हैं। हाउ डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्ट क्विकली? स्टूडेंट्स, ये कैथोडिक कोटिंग का आपको डिटेल कंसेप्ट बताया था। सो टिन प्लेटिंग, नॉर्मल जो आयरन है वो करोड होता है, लेकिन टिन प्लेटिंग से होता यह है कि आयरन की क्रोजन को हम रोक सकते हैं। बट अगर ये स्क्रैच हो जाए किसी जगह से, तो आपको ये डिटेल से बताया था कि प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जो है वो कैटलाइज होती है, तेज़ हो जाती है। नॉर्मल क्रोजन के मुकाबले में जो टिन प्लेटेड आयरन होगा, उसके अंदर क्रोजन ज़्यादा होगी स्क्रैच होने के बाद।
तो ये क्या है, ये सारा कुछ आपको मैंने कैथोडिक कोटिंग में पढ़ाया था। इसके साथ साथ आपको सैक्रिफिशियल कोरोजन भी पढ़ाया था, वो भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अलग से पूछा जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की तरफ। अंडर व्हाट कंडीशन डज एल्यूमिनियम करोड? अगेन वही बात है कि when an active metal aluminum comes in contact with less active metal like zinc, copper, आयरन, टिन। अब ये सारा मैकेनिज्म मैंने आपको गैल्वेनिक सेल कैसे डेवलप होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम की एग्जांपल दी थी मैंने आपको। सो किस तरह से कॉपर और एल्यूमिनियम जब इकट्ठे होते हैं तो एल्यूमिनियम की कोरोजन होती है। तो ये सारा डिटेल से मैंने आपको गैल्वेनिक सेल डेवलपमेंट यानी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वाले टॉपिक पे मैंने ये समझा दिया था। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 8th क्वेश्चन का सी पार्ट। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? अगेन एनोडिक कोटिंग, जिसको हम सैक्रिफिशियल कोरोजन भी कहते हैं। इसके अंदर आपको मैंने डिटेल से कैथोडिक कोटिंग के साथ ये टॉपिक पढ़ाया था। तो आप लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग करवा के आप एक तो आयरन को कोरोजन से बचा सकते हैं, और दूसरा अगर ये स्क्रैच भी हो जाए तो आयरन को फिर भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इस केस में जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा यानी रस्ट में कन्वर्ट करेगा। सो जिंक तबाह हो जाएगा, आयरन बचा रहेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन का ए पार्ट है। हाउ क्रोमेट आयंस आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट्स आयन? वेरी इजी। In aqueous solution of chromates and dichromates exist in equilibrium. When an acid is added in such a solution, जब आप एसिड ऐड करोगे, so H plus ion from an acid increase the concentration according to Lee-Shetler principle. If the concentration of reactant increase, अगर reactant की concentration increase हो जाएगी एसिड ऐड करने से, चूंकि ये भी तो एसिड है ना, क्रोमेट। अब क्रोमेट वाली साइड पे अगर आप एसिड ऐड करते हो तो H प्लस की मिकदार एसिड के ऐड करने से स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। अब अगर आप इस साइड पे H प्लस ऐड करते हैं तो एसिड ऐड करते हैं तो डेफिनेटली H प्लस की मिकदार बढ़ जाएगी। So when an acid is added, H plus ion increase. According to Lee-Shetler principle, if the concentration of reactant increase at equilibrium stage will disturb, then अब ये पोजीशन जो है जाहिर सी बात है फॉरवर्ड मूव करेगी। ये चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर में ली-शेटलर प्रिंसिपल समझाया था आपको। सो उससे क्या होगा, डाइक्रोमेट आयंस की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड। सो क्रोमेट आयंस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे डाइक्रोमेट आयंस के अंदर। तो यानी कि अगर आप क्रोमेट आयंस में एसिड ऐड करते हो तो वो डाइक्रोमेट में अगर आप वाटर ऐड करते हो, तो स्टूडेंट्स वाटर अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो फिर ये रिएक्शन डेफिनेटली कहाँ मूव करेगा, रिवर्स मूव करेगा, और फिर डाइक्रोमेट आयंस जो है वो क्रोमेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें 10th क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2CrO4 में आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, उन फार्मूलाज के नेम्स मेंशन है, IUPAC नेम्स। ये वो सारे क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जब हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा था। सो आप ये नाम दोबारा देख सकते हैं, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें क्रोमेट्स और पोटेशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन पूछी गई है, और साथ ही साथ पोटेशियम क्रोमेट के साथ साथ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन भी पूछी गई है। सो स्टूडेंट्स, इनको कैसे तैयार किया जाता है KMnO4 एंड K2CrO4 को? तो सबसे पहले K2CrO4 की प्रिपरेशन देखें, आपके सिलेबस में मेंशन है पोटेशियम क्रोमेट की प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, द क्रोमेट ऑफ अल्कली मेटल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग ट्राइवेलेंट क्रोमियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। यानी कि आपने इसको अगर तैयार करना है तो आप क्या करोगे, KCrO2 यानी कि आप पोटेशियम ट्राइवेलेंट क्रोमियम, इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप देखो क्रोमियम पे यहाँ पे क्या चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज है यहाँ पे -4, -2 है एक ऑक्सीजन पे। सो स्टूडेंट्स, 2 ऑक्सीजन पे -4 होगा और पोटेशियम पे +1 होगा। तो सिमिलरली क्रोमियम पे क्या चार्ज होगा, +3। सो ऑक्सीडाइज करना है आपने ट्राइवेलेंट क्रोमियम का जो
उसका जो सॉल्ट है आप उसमें ब्रोमीन ऐड करोगे, KOH ऐड करोगे, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। और अब आप देखो यहाँ क्रोमियम जो है उसके ऊपर क्या चार्ज है। स्टूडेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन 4 है, -8, -8 का मतलब है -8 को कैंसिल करने के लिए आपको +8 चाहिए, +2 तो यानी 2 पोटेशियम है, +2 तो पोटेशियम के ऊपर आएगा, तो पीछे +6 बचेगा। क्रोमियम में आपने यहाँ पे +3 को कन्वर्ट करवा दिया स्टूडेंट्स किसके अंदर, +6 के अंदर, तो आपने ट्राइवेलेंट को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, क्रोमेट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग Cr2O3 with an alkali in the presence of an oxidant such as potassium chlorate। स्टूडेंट्स ये पोटेशियम क्लोरेट है। आप इस पोटेशियम क्लोरेट को क्या कर सकते हो, इस पोटेशियम क्लोरेट को ऐड करोगे KOH के साथ तो ये कन्वर्ट होगा K2CrO4। स्टूडेंट्स ये 2 ही मेथड है हमारे सिलेबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट को तैयार करने के। एक तीसरा मेथड भी है, आप देख सकते हैं, वैसे आपको पेपर में 2 ही काफ़ी हैं। थर्ड प्रिपरेशन का मेथड है वो है जी क्रोमेट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल क्रोमाइट, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। If the latter is strongly heated with potassium carbonate in the presence of the oxygen, the resulting fused mass will contain potassium chromate which can be extracted from water, जो वाटर में से बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये ना आप इक्वेशन रेलेवेंट देख भी सकते हैं। हमने इसमें पोटेशियम कार्बोनेट ऐड करना है, ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो ये फाइनल हमारे पास जो केमिकल था, अगेन इस केमिकल को हम पीछे क्या नाम दे के आए हैं, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा भी है FeOCr2O3। सो स्टूडेंट्स आप इसको ऑक्सीजन को इसके साथ मिला के भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट। सो क्रोमाइट के अंदर आपने पोटेशियम कार्बोनेट डाला है, उसमें ऑक्सीजन ऐड की है, तो फर्दर आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा जो कि आप पानी में से, सोल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। बाद में FeO जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठा रहेगा, इसको आप क्रिस्टलाइज कर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, तो आप क्रोमाइट से भी ये हासिल कर सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट। डाइक्रोमेट की प्रिपरेशंस भी आप देख लीजिएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था उसमें उसने नहीं पूछी। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट, KMnO4 कैसे तैयार किया जाता है। सिमिलरली प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। स्टूडेंट्स पोटेशियम परमैंगनेट को तैयार करने का तरीका यह है कि दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को इज अ सॉल्ट ऑफ परमैंगनिक एसिड, ये आपको मैंने डिटेल से बताया था। अब आपने करना क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिडिफाइंग द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 by H2SO4, यानी आपने K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट, ये परमैंगनेट में मैंगनीज पे डिफरेंट चार्ज है और मैंगनेट में मैंगनीज पे डिफरेंट चार्ज है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। स्टूडेंट्स आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना था, तो आपको फर्दर K2SO4 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी मैंगनेट को मैंगनेट में कन्वर्ट कर लिया। यानी अगर आपको मैंगनेट मिल जाए ना तो जस्ट उसको एसिडिफाई करो तो आपको परमैंगनेट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स मैंगनेट को तैयार करने के जो यानी इसका मतलब हमें मैंगनेट चाहिए पोटेशियम का, उसको हम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर लेंगे जस्ट एसिड ऐड करके। अब बाकी के जो बुक में हमारे मेथड बताए गए हैं वो यही है कि आप किस तरह मैंगनेट को तैयार कर सकते हो। स्टूडेंट्स उसमें फर्स्ट मेथड है कि आप सिंपल मैंगनीज ऑक्साइड में KOH ऐड करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या मैंगनीज ऑक्साइड में KOH ऐड करो KNO3 के साथ, या मैंगनीज ऑक्साइड में KOH ऐड करो KClO3। अब इस सारे के सारे जो हमारे पास ये केमिकल्स हैं ये MnO2 को कन्वर्ट करेंगे K2MnO4 K2MnO4 K2MnO4। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो यहाँ मैंगनीज पे ना सब में ++4 चार्ज है, और यहाँ पे मैंगनीज पे क्या चार्ज है आप जान सकते हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो +6 चार्ज है मैंगनीज पे। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, -8। कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, +8, +2 पोटेशियम के ऊपर है, 2 है ना पोटेशियम, तो पीछे +6 ही बचेगा ना मैंगनीज। तो 4 से +6 में जाना, यानी ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। सो आप इनको MnO2 को ऑक्सीडाइज करके K2MnO4 यानी पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट कर लें। बाद में आप इस पोटेशियम मैंगनेट में एसिड ऐड कर दें जैसे कि आपको दिखाया, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इस पोटेशियम
मैग्नेट का क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, जिसे हम स्टैडलर प्रोसेस भी कहते हैं, सो इसके थ्रू भी KMnO4 आपको मिल जाएगा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको KMnO4 की प्रिपरेशन समझ आ गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम 7th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।